ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नंबर 1, encapsulation. Number 2, data hiding. Number 3, abstraction. Number 4, polymorphism. Number 5, inheritance. देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सोच है, एक विचारधारा है। समझ गए? जो कुछ सिद्धांतों पे चलती है। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जो एक सोच है, एक विचारधारा है। हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है, लेकिन हमारे कुछ सिद्धांत हैं कि हम ये काम इस तरीके से ही करेंगे। तो वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? आप एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। प्रोजेक्ट बनाना इज योर लाइफ। प्रोजेक्ट बनाना इज योर अल्टीमेट गोल। सॉफ्टवेयर बनाना इज योर अल्टीमेट गोल। इसको अचीव करने के लिए तुम एक सोच पे आधारित काम कर रहे हो। एक सोच है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तुम उसमें विश्वास करके उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हो, इस उम्मीद में कि जो हम काम करेंगे वो बेस्ट होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट बने, हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें इनकैप्सुलेशन को शामिल करें, डेटा हाइडिंग के प्रिंसिपल को भी फॉलो करें, एब्स्ट्रैक्शन भी होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पॉलीमॉर्फिज्म भी होना चाहिए और इनहेरिटेंस भी होना चाहिए। बेशक ये सवाल उठेगा, क्या होता है इनकैप्सुलेशन? क्या है डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस? क्या होता क्या है? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, इसका मुझे जवाब देना है आपको। दूसरा, आपका सवाल यह भी होगा, क्यों करना है मुझे इनकैप्सुलेशन? ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन इनकैप्सुलेशन मुझे करना क्यों है? इसकी क्या जरूरत है? इसके बिना भी तो काम हो रहा है। तो इस सवाल का भी आपको जवाब चाहिए। और तीसरा सवाल आपका होगा, कैसे करना है? चलो, हमें यह समझ में आ गया कि इनकैप्सुलेशन करना है, पर कोडिंग में मुझे एग्जैक्टली क्या लिखना है कि हम कहें कि इनकैप्सुलेशन हो गया? ठीक है, तो हम जब इन पांचों प्रिंसिपल्स को सीखते हैं तो इसे 3 लेयर में सीखते हैं, लेयर बाय लेयर, परत दर परत, एक एक चीज समझते हैं, है ना? तो इसलिए कोई कहे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, वो एक दिन में समझा दो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम। अब पता नहीं तुम लोग कितने शब्दों के अर्थ को कितना बेहतर समझ पाते हो, वरना सबसे सटीक शब्द है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सोच है, एक विचारधारा है, और ये पांचों पॉइंट उसके सिद्धांत है। जैसे जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, भले ही मानो या ना मानो, लेकिन सुना तो होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो दीनदयाल उपाध्याय की बनाई हुई है। एक विचारधारा है और एक सोच है, और हम उस सोच में विश्वास करते हैं, इसलिए हम इस पार्टी के साथ जुड़े। ऐसा कभी उन्होंने कहा था।
है ना, आरएसएस। आई एम नॉट फेवरिंग एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, वो सबका अपना अपना पर्सनल है पॉलिटिकल व्यू, उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि विचारधारा का क्या मतलब होता है, सोच का क्या मतलब होता है। आरएसएस है तो आरएसएस का अपना एक गोल होगा, कुछ वो सोचते होंगे, वो भविष्य में कुछ अचीव करना चाहते होंगे, है ना। और ऐसा हर ग्रुप्स की ऐसी अपनी विचारधारा रहती है। जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक गोल है, और उस विचारधारा पे वो लोग सब काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं डिस्कशन को दूसरे डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको इस बात का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको कैसे समझें। ऊप्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ऊप्स, कि आप सोचें कि इसको बस पॉइंट वाइज सीखते गए और ये हो गया, ऐसा नहीं है। ऊप्स एक सोच है जिसको एडॉप्ट करने में आपको समय लगता है, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा। वो जब आप महसूस करने लगेंगे तब आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये मेरे बताने से नहीं होगा, ये बार बार उस पर डिस्कशन करने से होगा। डिस्कशन करने से विचारधारा समझ में आती है, बार बार उसको डिस्कस करने से होता है। तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 5 की प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब हम लोग शुरुआत की क्लास में थे, पहली क्लास में थे, तब हम ऊप्स का मतलब समझना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरी लेयर of OOPS in just one class. It is not possible. So layer by layer आप पील करते जाओगे इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसकी इसकी सोच को, और धीरे 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 करके आपकी इसमें सोच और मजबूत होती जाएगी और बेटर होती जाएगी। तो इसको अपन वक्त देते हैं, और C++ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ऊप्स की समझ भी हमारी बढ़ती ही जाएगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये 5 की प्रिंसिपल्स हैं ऊप्स के, और इन पांचों की प्रिंसिपल्स में मैंने तो 5 शब्द लिख दिए आपके सामने। इनका अर्थ भी जानना है आपको, इनकी डेफिनेशन क्या है वो समझना है आपको, ये भी समझना है कि ये क्यों करना होता है, और ये भी समझना है कि कैसे, क्या लिखते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो आज मैं सारे नहीं बता रहा हूं आपको, नोट्स बनाते वक्त जरूर पांचों पॉइंट्स लिख लीजिएगा, पर आज के लेक्चर में हम इसमें से एक पढ़ने वाले हैं, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी मैं उसी की बात करूंगा, बाकी सबकी बात आगे की क्लास में होगी, निश्चिंत रहिए, होगी। तो अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन की, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहले मुझे आपको क्या समझाना है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद मुझे क्या समझाना है, उसके बाद मुझे दोनों चीजें समझानी है कि सिंटेक्स वाइज ये क्या चीज है और कब इसे यूज करना है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। अगर डेफिनेशन पे जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहले बात करें पॉली का, सीक्वेंस भी मैं फॉलो कर लूंगा शिवा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का क्या अर्थ होता है ना। तो पॉली और मॉर्फ ये दो शब्द हैं, इनको मिलाकर ये बना है। ठीक है, पॉली का मतलब तो आप सभी को पता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि टाइप्स। ठीक है, प्रकार। ओके, आपने पॉली शब्द का इस्तेमाल कई जगह करा है, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, पॉलीमर्स, है ना। तो पॉली शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया, और आप बहुत पहले से जानते हैं कि पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी।
ठीक है, और मॉर्फ का मतलब होता है प्रकार। अच्छा, दोनों से मिलकर बना है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका क्या मतलब हो गया? जब एक ही चीज के एक से अधिक मीनिंग होते हैं और जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये क्लियर रहे कि इस समय कौन सा वाला मीनिंग कंसिडर करना है, तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहलाता है। देखो, अभी नहीं समझ में आया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही शब्द का एक से ज्यादा अर्थ है। ये भी हो सकता है अर्थ, ये भी हो सकता है अर्थ, ये भी हो सकता है। लेकिन जब मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस समय कौन सा वाला अर्थ होना चाहिए था। बिल्कुल क्लियर है, आपने जैसे इस्तेमाल किया बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ये वाला शब्द ही इस्तेमाल, इसका मीनिंग यही वाला कंसिडर करना है। तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, तो बाहर जाने के लिए यू हैव टू टेक राइट टर्न। यू हैव टू टेक राइट टर्न। फाइट फॉर योर राइट। फाइट फॉर योर राइट। क्या बोल रहा हूं मैं? एम आई राइट? टेक राइट टर्न। फाइट फॉर योर राइट। ठीक है, यहां पर राइट शब्द इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है। क्या तीनों जगह एक ही मतलब है? एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? तो यहां राइट का मतलब क्या है? सही। टेक राइट टर्न, तो यहां राइट का मतलब क्या है? दाएं। दाएं, दाएं मुड़िए, डायरेक्शन बता रहे हैं। फाइट फॉर योर राइट, तो राइट का मतलब यहां क्या है? अधिकार। तो इस तरीके से तीनों जगह राइट का मतलब अलग है। अगर मैं सेंटेंस ना बोलूं तो मैं पूछूंगा राइट का क्या मतलब है, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करे राइट का मतलब सही, और मैं बोलूं कि नहीं, मेरे दिमाग में तो दाएं है। हो सकता है ना, हम दोनों अलग अलग सोच रहे हो। तो मैं कौन सा सोच रहा हूं ये आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो इस शब्द का कौन सा अर्थ अभी कंसिडर करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। तब तो आप बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि राइट का कौन सा वाला अर्थ कंसिडर करना है ना? दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन क्या है? एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं। और मैं कह रहा हूं इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं, पर जब उस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 100% क्लियर होता है कि इस समय कौन सा वाला अर्थ कंसिडर करना है। यदि शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं और उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके बाद भी ये कंफ्यूजन है कि इसका इस समय कौन सा वाला अर्थ कंसिडर करना है, तो फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। समझ में आई क्या बात? नोट्स बनाते वक्त इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हुए लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का तो हमें बेसिक मतलब समझ में आ गया है। इन सी प्लस प्लस, देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये हमें क्लियर हुआ, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इन सी प्लस प्लस देयर आर 3 ways to implement polymorphism. Number 1,
फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसको हम लोग फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तीसरा है वर्चुअल फंक्शन, जिसमें से जो पहले दो हैं इनको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कारण बताऊंगा कि क्यों बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो वर्चुअल फंक्शन है वो कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज हमको इनमें से सिर्फ पहला वाला देखना है, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। बाकी आगे की क्लासेस में आएंगे। इसलिए हम ये बात बाद में समझ पाएंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, लेकिन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये हमें आज ही समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शंस सेम नेम के बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स में अंतर रखते हैं, तो फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स को देखकर कंपाइलर तय कर पाता है कि कौन सा वाला फंक्शन चलेगा। इसको फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सिंपल बोल दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। तो बात तो यहीं खत्म हो सकती है ना। एक एग्जाम्पल और दे दूंगा, बात यहीं खत्म हो सकती है, पर ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमको, है ना, थोड़ा और डेप्थ में जाके हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से अधिक फंक्शंस आप बना रहे हैं सेम नेम के। जरा रिकॉल करिए, क्या सी लैंग्वेज में यह संभव है? क्या सी लैंग्वेज में हम एक से अधिक फंक्शंस सेम नेम के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जिसको नहीं मालूम हो नोट कर लेना, याद रखना हमेशा, सी और सी प्लस प्लस में जब डिफरेंसेस की बात आएगी तो एक डिफरेंस आप ये भी बता सकते हैं कि सी लैंग्वेज में हर फंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए। सी प्लस प्लस में कुछ रूल्स को माने अगर, तो हम एक से अधिक फंक्शंस का नाम सेम रख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बात और समझिए, सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, बहुत ध्यान सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान सुनना, बी ए गुड लिसनर। सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, एक एक लाइन कंपाइलर पढ़ता है, और जैसे ही किसी ऐसी लाइन को पढ़ता है कंपाइलर जिसमें हम किसी फंक्शन को कर रहे हैं कॉल, मान लो हम F1 नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कंपाइलर का ये दायित्व है, कंपाइलर की ये ड्यूटी है, कंपाइलर का ये काम है कि फंक्शन के कॉल को देखकर ये तय करे कि पूरे प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन डेफिनेशन है जो इस मौके पर चलेगी। देखो, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। रन बाद में होगा, अभी कंपाइल हो रहा है।
तो जब कंपाइल हो रहा है उसी वक्त ये तय कर देता है कंपाइलर कि ये फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन डेफिनेशन है, इस समय ये चलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान बात नहीं है, बहुत गुड कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है, कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानते हुए नोट्स जब बनाओगे ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए लिखना। फिर से सुनो, मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, अलर्ट हो जाओ सब लोग और बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि जो मैं अब बात बता रहा हूं ये बात पूरे C++ में आखिरी तक 10 बार काम आने वाली है। तुम्हें ये बात याद रहेगी तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, फिर से सुनो। सी लैंग्वेज की बात बोल रहा हूं अभी मैं, फिर C++ पे आऊंगा, सी का कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त होगा, C++ में भी आसानी होगी। सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है, अभी रन तो नहीं हो रहा, कंपाइल होना और रन होना अलग अलग बात है, ये तो सबको क्लियर है ना? क्यों अभिषेक, क्लियर है ना ये बात? अभिषेक तुम लिख रहे थे, तुम्हें बात समझ में नहीं आई, तुम्हें ये तो पता है ना कि कंपाइल होना और रन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कंपाइल होने का मतलब वो आपके कोड को ट्रांसलेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल बना रहा है, और रन होने का मतलब जब ये exe फाइल बन चुकी है तब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। कंपाइल ही नहीं हुआ तो रन कैसे होगा? ठीक, तो मैं कह रहा हूं सी लैंग्वेज में जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है और ऐसी किसी लाइन को पढ़ता है जिसमें हम किसी फंक्शन को कर रहे हैं कॉल, तो ये कंपाइलर का ही काम है कि इसी वक्त ये तय कर दे कि इस समय कौन सा वाला फंक्शन कोड चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम में तो आपने ढेर सारे फंक्शंस बना के रखे हुए। अब इस कॉल पर कंट्रोल जंप करके कहां जाएगा, कौन सा फंक्शन चलेगा, ये इसी वक्त तय हो जाएगा। और जो तय हो गया, जो कंपाइलर ने तय कर दिया कि इस समय ये वाला चलेगा, तो बस वही चलेगा एग्जीक्यूशन टाइम पे, है ना? सी लैंग्वेज क्यों फास्ट है? क्योंकि कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे डिसीजंस ले लिए, रन टाइम पे इसके बारे में सोचने विचारने पे समय नहीं खर्च करना है मशीन को। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंड करना, BIND, बाइंड करना। बाइंड करना मतलब जोड़ देना, ठीक है, मैप कर देना, कनेक्ट कर देना। तो फंक्शन कॉल को फंक्शन डेफिनेशन के साथ बाइंड करने का काम किसका है? कंपाइलर का है। मुझे बताओ, सभी लोगों को ये क्लियर है ना, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। अब सुनो, बड़ा रूल बता रहा हूं। सी लैंग्वेज में कंपाइलर जब ये डिसाइड करता है कि फंक्शन कॉल पर कौन सी वाली डेफिनेशन चलनी चाहिए, तो वो ये डिसाइड कैसे करता है? वो डिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के नाम के आधार पे। कंपाइलर सबसे पहले कॉल हो रहे फंक्शन का नाम देखेगा। अच्छा, F1 लिखा है, अब पूरे प्रोग्राम में देखेगा कि भैया F1 नाम का कोई फंक्शन है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, मिल गया, मिल गया। अरे दो मिल गए, अरे तीन मिल गए, तीन फंक्शंस बनाए हुए हैं प्रोग्राम में F1 नाम के। कंपाइलर बोलता है सॉरी बॉस, एरर, यू कैन नॉट हैव मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा किसको बाइंड करूं। तो कंपाइलर फंक्शन के नाम के आधार पे डिसाइड करता है। तो अगर नाम एक से ज्यादा बार मिल रहा है, दो फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन सेम नेम के हो रहे हैं, तो कंपाइलर को प्रॉब्लम हो रही है, वो चुनाव नहीं कर पा रहा है कि किसको किसको कॉल करे। ठीक बात। अगर एक ही फंक्शन है उस नाम का, तो कंपाइलर अब ये देखेगा कि आर्ग्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो एरर।
नाम तो देखेगा ही, पहले तो सिर्फ नाम देखेगा। समझ में आ रही बात? सी लैंग्वेज का कंपाइलर कैसे काम कर रहा है? पहले सिर्फ नाम ढूंढ रहा था, जब उसे नाम एक से अधिक बार मिल रहा है तो वो एरर बोल देता है, सीधे एरर बोल देता है, आर्ग्यूमेंट वगैरह को देखते ही नहीं है, एरर। लेकिन अगर एक ही फंक्शन ऐसा मिलता है जिसका नाम F1 है, तो फिर वो देखता है आर्ग्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये सी के रूल्स हैं। अब बातें करते हैं सी प्लस प्लस की। हमें समझ में आ गया सी लैंग्वेज में फंक्शन का नेम यूनिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर इस तरह से काम करता है। कंपाइलर के काम करने का तरीका अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आ गया ये रूल क्यों है। उन्होंने तो कंपाइलर बनाया, रूल तो अपने आप बन गया। अच्छा, अब सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी प्लस प्लस में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सी प्लस प्लस का कंपाइलर जब प्रोग्राम में किसी फंक्शन कॉल को देखता है, उसकी भी जिम्मेदारी यही है कि वो फंक्शन डेफिनेशन को ढूंढे और बाइंडिंग करे। इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? टर्म भूलना नहीं है, मैंने एक टर्म दी तुम्हें, अर्ली अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग क्या है? कंपाइल टाइम पे कंपाइलर के द्वारा फंक्शन के कॉल को फंक्शन डेफिनेशन के साथ बाइंड करना। व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग? बिकॉज रन होगा बाद में, ये तो अर्ली स्टेज पे ही बाइंडिंग हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। अब कंपाइलर यहां सी से थोड़ा अलग, सी प्लस प्लस का कंपाइलर सी के कंपाइलर से थोड़ा अलग तरह से काम करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि फंक्शन का कॉल हो रहा है तो क्या नाम का फंक्शन है। अच्छा, ये तो सी के कंपाइलर जैसे ही बात हो गई ना, पहले तो नाम ही देख रहा है ना वो। हाँ, नाम देख रहा है। अब वो पूरे प्रोग्राम में देखेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन है क्या। मान लो उसे एक से ज्यादा मिल गए तो सी का कंपाइलर एरर देता था, ये एरर नहीं देगा। डिफरेंस समझ में आया? सी प्लस प्लस का कंपाइलर फंक्शन के कॉल को देखकर कि अच्छा F1 कॉल हो रहा है, वो पूरे प्रोग्राम में देखता है F1 नाम का फंक्शन कहां है। उसे 3 बार F1 नाम के फंक्शन मिल गए तो उसने कहा एरर नहीं बोला, एरर नहीं बोला, बल्कि उसने क्या किया, उसने पूरे प्रोग्राम में अगर 100 फंक्शंस बने थे तो उनमें से इन 3 फंक्शंस को सेलेक्ट करा। 3 फंक्शंस को सेलेक्ट करा, इसको बोल रहे हैं शॉर्टलिस्ट करना। जैसे कोई कंपनी आई है कैंपस के लिए, रिटर्न एग्जाम लेती है तुम्हारा और कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है कि अब इनका होगा इंटरव्यू और इनमें से फाइनल सेलेक्ट होगा। मान लो कंपनी को एक ही को ले जाना है, लेकिन 5 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए, तो सिर्फ रिटर्न क्लियर हो जाने का मतलब ये मत मान लेना कि फाइनल हो गया, उसके बाद अभी इंटरव्यू बाकी है। तो यहां पर कंपाइलर ने वो 3 फंक्शंस जिनके नाम F1 थे उनको सेलेक्ट कर लिया, पर इनमें से फाइनली कौन सा बाइंड होगा अभी डिसाइड होना बाकी है। ये प्रक्रिया नई है, सी के कंपाइलर में ये नहीं थे। तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर इन तीनों फंक्शंस को कहता है कैंडिडेट्स। समझ में आया? कैंडिडेट्स। क्या हो गया निकिता? बता तो रहा हूं, पूरा तो हो जाने दो, बीच में ही डाउट आ गया। मैं वही तो बता रहा हूं बेटा, क्या होता है बाइंडिंग, वही तो बता रहा हूं। बाइंडिंग मतलब कनेक्शन, मैपिंग। तो मेरी पूरी बात खत्म हो जाने तो हो सकता है आपका डाउट अपने आप खत्म हो जाए, नहीं हो तो फिर पूछना। आफ्ताब मेरी बात तो खत्म हो जाने दो, क्या डाउट, डेविएट क्यों कर रहे हो टॉपिक से? दूसरा टॉपिक पढ़ना है क्या कुछ? ये अपन बड़े लयबद्ध तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, आपका बीच में इंटरप्ट करना और वो भी फालतू वाला, ये टॉपिक को बीच में ही खत्म कर देता है।
तो मजा थोड़ी आता है पढ़ने में। अरे डाउट है तुम्हारा आफताब, लेकिन कब पूछना है डाउट ये भी तो समझा करो। डाउट पूछो, लेकिन डाउट कब पूछना है ये भी तो बेसिक सेंस अपने को होना चाहिए ना। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, और मैं एक कहानी सुना रहा हूं तुमको। थोड़ा समझा करो, समझदार बनो। डाउट पूछो, लेकिन डाउट पूछने का वक्त समझा करो। सुनो अब ध्यान से, इसमें समय भी खराब होता है और वो जो लय है वो भी टूट जाती है। सी प्लस प्लस का कंपाइलर, ध्यान सुनेंगे अब सब लोग। सी प्लस प्लस का कंपाइलर, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं आपको। सी प्लस प्लस का कंपाइलर फंक्शन के कॉल को देखकर पूरे प्रोग्राम में देख रहा है, उसे तीन फंक्शंस उस नाम के मिल गए, तीनों को उसने बोला कैंडिडेट, बाकी सारे फंक्शंस को छोड़कर इन तीनों को उसने सेलेक्ट करा। अब इन तीनों में से किसी एक को करना है फाइनलाइज, जिसके लिए आगे की प्रक्रिया अब शुरू होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सी लैंग्वेज में हर फंक्शन का नाम यूनिक होना जरूरी था, पर सी प्लस प्लस में ऐसा जरूरी नहीं है। तो सी लैंग्वेज में फंक्शन वर्क करे, फंक्शन कॉल वर्क करे, इसलिए सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन नेम्स मस्ट बी यूनिक। पर सी प्लस प्लस में फंक्शन नेम्स मस्ट बी यूनिक नहीं है, फंक्शन सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक। अब हमें समझना पड़ेगा फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। फंक्शन नेम तो समझ में आ रहा है, फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। आपको याद है फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? तीन चीजें। फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम एंड आर्ग्यूमेंट्स। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर मैं तुम्हें किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप बताऊं तो तुम्हें तीन जानकारियां मिलती हैं। अगर मैं किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप बताऊं तो तुम्हें तीन जानकारियां मिलती हैं ना, उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन सिग्नेचर में रिटर्न टाइप शामिल नहीं होता। क्लियर हो गया होगा? फंक्शन सिग्नेचर केवल रिटर्न टाइप को छोड़कर बाकी बची हुई चीज, फंक्शन का नाम और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, सी प्लस प्लस में फंक्शन नेम्स यूनिक होना जरूरी नहीं है, फंक्शन सिग्नेचर यूनिक होना जरूरी है। दो फंक्शंस के सिग्नेचर सेम नहीं हो सकते। अब मुझे बताओ, अगर दो फंक्शंस के नेम डिफरेंट है तो क्या सिग्नेचर सेम हो सकते हैं? अरे यार, गधे हो कई लोग, यस कैसे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं दो फंक्शंस के नेम्स डिफरेंट हैं तो क्या सिग्नेचर सेम हो सकते हैं उन दोनों के? दो फंक्शंस के सिग्नेचर सेम होने का क्या मतलब है? रिटर्न टाइप से मतलब ही नहीं है अभी। अरे पता नहीं क्या, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर से बोलूं क्या?
मैंने तुम्हें समझाया, फिर से सुनो, मैंने तुम्हें समझाया फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब है तीन चीजें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन सिग्नेचर का मतलब है रिटर्न टाइप को छोड़ दो, बची हुई दो चीजें कौन कौन सी, फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, बस। अब मैं कह रहा हूं दो फंक्शंस के सिग्नेचर अगर सेम है तो इसका क्या मतलब है, नाम सेम है कि डिफरेंट, नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है कि डिफरेंट, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, रिटर्न टाइप सेम है कि डिफरेंट, अरे कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी नहीं कह रहा हूं मैं, रिटर्न टाइप सेम हो या डिफरेंट हो वी डोंट बॉदर, इट डजेंट मैटर। समझ में आई बात, हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्नेचर ओनली टॉक्स अबाउट फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो फिर दो फंक्शन के सिग्नेचर कब सेम है, जब दोनों का नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है ना। तो सी प्लस प्लस में आप दो फंक्शंस के नाम सेम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनका सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। तो बताओ अगर नाम सेम कर दिया पर मैं चाहता हूं सिग्नेचर डिफरेंट रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी है, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होना जरूरी है। आ गई बात समझ में। गुड। एक एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, और मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और इसका नाम रखूंगा एरिया। एक और फंक्शन बनाऊंगा रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और इसमें भी नाम मैंने एरिया ही रखा है। सी लैंग्वेज में ये एरर होता, दो फंक्शंस का नाम सेम नहीं हो सकता। ये मेन फंक्शन रहेगा, और फिर नीचे बनाऊंगा एरिया फंक्शन, दोनों अलग अलग। यहां पर मैं रिटर्न करवा रहा हूं 3.14 इंटू आर। यहां पर मैं बना रहा हूं एरिया फंक्शन, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएबल्स हैं एल और बी, रिटर्न करवाऊंगा एल इंटू बी। मेन फंक्शन के अंदर से मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहां पर रेडियस, एक बना लिया मैंने सपोज करो लेंथ, एक बना लेता हूं ब्रेड्थ। सी आउट एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, सीन रेडियस, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज, और एरिया फंक्शन को कॉल करता हूं जिसमें मैंने रेडियस एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। फिर यहां पे लिखता हूं सी आउट एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, length and breadth of a rectangle, seen length, breadth. See out area of a rectangle is, एरिया फंक्शन को कॉल किया और इस बार मैंने लेंथ और ब्रेड्थ पास कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा।
बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैंने एंटर किया सपोज करो 6, तो उसने बता दिया एरिया ऑफ सर्कल इज 113.04, और एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मैंने एंटर किया 60 लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई 35, तो इट इज 2100। ओके, चलिए, तो आपको बेसिकली समझ में आया। अच्छा, लेकिन अभी हमारी कहानी अधूरी है। हम लोगों ने ये कहा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअल में एग्जांपल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहां पे दोनों फंक्शन के सिग्नेचर सेम नहीं है, नाम सेम है पर सिग्नेचर अलग अलग है। अब सिग्नेचर अलग अलग होने का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स में अंतर हो, या तो आर्ग्यूमेंट की संख्या में अंतर हो या आर्ग्यूमेंट के टाइप में अंतर हो। कुछ तो अंतर होना चाहिए जिससे कि वो फर्क कर सके। कई बार फर्क करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कंपाइलर एरर भी देता है। कई बार फर्क कर पाते हैं तो एरर नहीं आती, बाइंडिंग हो जाती है। तो इस समय ये वाला बाइंड हो रहा है, इस समय ये वाला बाइंड हो रहा है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कंपाइलर ने किस तरीके से काम करा है उसको एक बार हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, तो अर्ली बाइंडिंग में सबसे पहले क्या होता है? स्टेप नंबर 1, या मैं ऐसे बोलता हूं, फर्स्ट कंपाइलर फाइंड्स द कैंडिडेट्स। कंपाइलर क्या करता है? कैंडिडेट्स फाइंड आउट करता है। कंपाइलर कैंडिडेट्स फाइंड आउट करता है। उसके बाद वो जितने कैंडिडेट्स मिले उसमें से किसी एक को फाइनली सेलेक्ट करना चाहता है। सेलेक्ट करने के लिए उसके पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल है एग्जैक्ट मैच। दूसरा रूल है, ये थोड़ा सा टफ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, टाइप प्रमोशन। तीसरा है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से ले लेता हूं। तो मुझे अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको इस बात को समझाना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, उतना लिख रहा हूं जितना आपको समझने के लिए जरूरी है। एरिया वाला मैंने कोड लिख के बता दिया, आपको वहां समझ में आई चुकी है बात। मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ फंक्शन के डिक्लेरेशंस लिखूंगा और फंक्शन का कॉल लिखूंगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने बनाया होगा f1 नाम का, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा int टाइप का। एक और फंक्शन बनाया होगा, कुछ भी उसका रिटर्न टाइप होगा, और रिटर्न टाइप को इग्नोर मारो, मतलब रिटर्न टाइप कुछ भी, उससे हमें फर्क ही नहीं है। उसका नाम भी f1 है, और उसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं फ्लोट टाइप का, लाइकवाइज। अब क्या होता है, कहीं से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, f1 को किया जा रहा है कॉल, और जब f1 को कॉल कर रहे हैं तो हम उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट एक वेरिएबल है, कुछ वैल्यू होगी उसके अंदर, इस तरह से। समझ में आ रहा है? कोड पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं, इतने से भी समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, तो अब मुझे बताइए, कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को देखेगा सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि पूरे प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हैं जिनका नाम f1 है, बाकी और कुछ नहीं देखेगा। अभी आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देखेगा, अभी क्या कर रहा है, सिर्फ कैंडिडेट्स निकाल रहा है। तो इस समय उसे 2 फंक्शंस मिले, 2 फंक्शंस कैंडिडेट्स कहलाएंगे, जो ऊपर लिखे हैं ना दोनों फंक्शंस, ये कैंडिडेट्स हो गए उसके लिए। ठीक, अब असली प्रक्रिया शुरू होती है, ध्यान से सुनेंगे रूल। पहला रूल, अब कंपाइलर को क्या करना है, कैंडिडेट्स में से एक को फाइनलाइज करना है।
एग्जैक्टली एक को फाइनलाइज करना है, क्योंकि तभी तो बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग एक से ज्यादा फंक्शन से थोड़ी होगी। F1 फंक्शन कॉल को किसी एक ही फंक्शन से बाइंड करना है ना, तो इसलिए एक एक यूनिक रिजल्ट निकलना चाहिए, सारे कैंडिडेट में से एक ही होना चाहिए जो मैच करे। तो तीन रूल्स है हमारे पास, 1 2 3, एग्जैक्ट मैच, टाइप प्रमोशन, टाइप कन्वर्जन। लेकिन ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं? ये फिल्मों में जैसे प्लान ए और प्लान बी चलता है ना, वैसे अप्लाई होते हैं। कैसा होता है फिल्मों में? हीरो एक प्लान बनाता है, प्लान ए, और प्लान ए अगर फेल हो जाए तो प्लान बी होता है उसके पास, और प्लान बी भी फेल हो जाए तो प्लान सी होता है। आप कितने अधिक प्लान बना सकते हो, उतना ज्यादा आप सिचुएशन को डील करने में कामयाब हो सकते हो। तो यहां पर तीन प्लान्स हैं, एबीसी बोल लो या 1 2 3 बोल लो। अगर पहला प्लान सक्सेसफुल रहा तो बाइंडिंग उसी में हो जाएगी, हमें दूसरे और तीसरे प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहला प्लान फेल हुआ तो मैं दूसरे प्लान को देखूंगा, अगर उससे काम बन जाता है तो बाइंडिंग हो जाएगी, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर दूसरा वाला भी फेल हो जाता है तो फिर मैं तीसरे वाले को अप्लाई करके देखूंगा। अगर तीसरे रूल से बाइंडिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास कोई चौथा प्लान नहीं है, सीधे एरर बोला जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर मैं पहला रूल लगाता हूं। पहला रूल क्या है? एग्जैक्ट मैच। तो मुझे बताइए, एग्जैक्ट मैच मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का टाइप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के टाइप से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। संख्या तो मैच होनी चाहिए कि एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन टाइप एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो बताओ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट? एंड दो वर्जन्स मुझे F1 के मिल रहे हैं, दो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। एक कैंडिडेट में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है और दूसरे कैंडिडेट में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फ्लोट टाइप का है। तो इंट टाइप वाला एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, इसीलिए कौन सा वाला बाइंड हुआ? कोई डाउट है किसी को? ये वाला बाइंड हो गया। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमारा हमारा पहला रूल सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे सेकंड और थर्ड रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये बाइंडिंग हो गई। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूं, एक दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए F1 फंक्शन है और इसमें मैंने इंट लिखा। ऐसे ही एक और फंक्शन है F1, इसमें मैंने फ्लोट लिखा, और उसके बाद कहीं से फंक्शन कॉल हो रहा है F1, एक्स पास हो रहा है, लेकिन इस बार एक्स जो है वो कैर टाइप का है। यस निकिता, बाइंडिंग मतलब जोड़ना। ये कॉल होगा तो ये कोड चलेगा, तो ये बात को कनेक्ट करना, मैपिंग करना। अब सुनो अगेन, कंपाइलर ने जैसे ही इस फंक्शन के कॉल को देखा, कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम में देखेगा कितने फंक्शंस हैं जिनका नाम F1 है, तो वो कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए। ये दो कैंडिडेट्स मिल गए उसको। अब वो असली प्रक्रिया शुरू करता है, पहला रूल लगाता है एग्जैक्ट मैच। बताइए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है? कैर। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, इंट कैसे बोल रहे हो? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में फर्क नहीं मालूम क्या? ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है ना, कॉल करते वक्त जो भेज रहे हो, तो ये कैर टाइप का है ना। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स किसी भी कैंडिडेट में कैर टाइप का है क्या? नहीं है। अभी एरर नहीं देगा, अभी एरर नहीं देगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन कर रहे हो, मेरी बात सुनी नहीं तुम लोगों ने ध्यान से। जो लोग एरर बोल रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था प्लान ए फेल होने पे प्लान बी अप्लाई करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे यार मैंने लिख के रखा हुआ है, अभी गधों जैसी बात कर रहे हो। मैंने एग्जैक्ट मैच के बाद दूसरा रूल क्या लिखा है? क्यों अभी? क्या लिखा है दूसरा रूल? टाइप प्रमोशन। तो टाइप कन्वर्जन क्यों चेक करूंगा मैं? क्यों आनंद? दूसरा रूल मैंने टाइप प्रमोशन लिखा है ना,
तो टाइप कन्वर्जन क्यों बोल रहे हो? तो पहला रूल अगर फेल हो गया है तो हार नहीं माननी है, अभी दूसरा रूल लगाना है। एरर नहीं आएगी, अभी एरर आनी है नहीं आनी है ये अभी तय नहीं होगा। जब तीनों रूल्स लगा लिए और मैचिंग नहीं हो पा रही है तो एरर आएगी, अभी नहीं आएगी। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, क्योंकि रूल नंबर 1 फेल हो गया है, नहीं तो रूल नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़ती। अब रूल नंबर 2 पे आए, टाइप प्रमोशन। अब पहले तो ये समझो ना टाइप प्रमोशन क्या होता है। जब टाइप प्रमोशन ही नहीं मालूम तो हम कैसे तय कर सकते हैं? टाइप प्रमोशन दो होते हैं, सिर्फ दो। कैर इंट में प्रमोट होता है और फ्लोट डबल में प्रमोट होता है, दैट्स इट। टाइप प्रमोशन सिर्फ दो होते हैं। रिपीट करके बोल रहा हूं, नोट्स बना के लिखेंगे जरूर कि टाइप प्रमोशन का मतलब है कैर इंट में प्रमोट होता है, प्रमोट होना, और फ्लोट डबल में प्रमोट होना। अब मेरे से कोई ये मत पूछना कि सर फलाना इसमें प्रमोट होता है क्या, फलाना उसमें प्रमोट होता है क्या, नहीं, दो ही होते, बता दिए। अब मुझे बताओ प्रमोट किसको करना है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को प्रमोट करना है। अब मुझे बताओ यहां एक्चुअल आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है? कैर टाइप का। तो क्या ये प्रमोशन के लिए एलिजिबल है? यस, क्योंकि ये कैर टाइप का है, तो कैर टाइप का प्रमोट होके क्या बन जाएगा? इंट बन जाएगा। तो ये इंट हो गया है। अब कोई मैच कर रहा है क्या? ये पहला वाला ना, यस। तो दूसरा वाला रूल सक्सेसफुल हो गया, टाइप प्रमोशन सक्सेसफुल हो गया, और यहां से ये बाइंड हो गया। तीसरा सिनेरियो देखते हैं, क्या हो गया निकिता? जब आपने टाइप प्रमोशन किया तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो कि कैर टाइप का था वो प्रमोट होके क्या बन गया? इंट बन गया ना। टाइप प्रमोशन दो ही होते हैं ना। तो जब इंट बन गया तो फिर अब देखो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मैच हो रहे हैं क्या? पहला वाला मैच हो रहा है, हो गया। हाँ पुलकित, ये सब ऑटोमेटिकली होता है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इंटरव्यू में पूछा जाए और रिटर्न एग्जाम में आ जाए तो फिर रटना थोड़ी है आनंद, समझना है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम रटोगे, और अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, याद रहेगा ये। नहीं हर्षित, प्रमोशन का एक ही मतलब है, कैर इंट में प्रमोट होता है और फ्लोट डबल में प्रमोट होता है, दैट्स इट। अरे यार विकी, ये चीजें सी प्लस प्लस के लिए हैं। सी में तो जब नाम सेम हो गया था तभी एरर आ गई थी। अरे हमको नहीं करना पड़ेगा टाइप प्रमोशन, शताक्षी, अभी तो बताया मैंने। ये सब अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना है, सब अपने आप होता है। पर आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस समय कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि बताओ इस प्रोग्राम में कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, तो आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा वाला चलेगा? चलो तीसरा एग्जांपल देखो। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है और इसमें मैंने लिखा हुआ है फ्लोट, और फिर मैंने एक और बनाया, सपोज करो void f1 struct book b1।
अब देखो, सबसे पहले कंपाइलर ने जैसे ही फंक्शन के कॉल को देखा तो उसने देखा कि पूरे प्रोग्राम में कितने F1 नाम के फंक्शन है, ये दो मिले, ये दोनों उसके लिए कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले वो कौन सा रूल लगाएगा इनको रिजॉल्व करने के लिए? एग्जैक्ट मैच। मुझे बताइए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है? कैर। तो क्या कोई कैंडिडेट है जिसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैर टाइप का हो? तो फिर पहला वाला रूल हो गया फेल। तो अब लगाएंगे दूसरा रूल, टाइप प्रमोशन। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का टाइप प्रमोट कर दीजिए, कैर से ये बन जाएगा इंट। अब अगर ये इंट है तो क्या कोई कैंडिडेट का फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का है? नहीं। तो दूसरा रूल भी हो गया फेल। अब समझ में आया दूसरा रूल कैसे फेल होता है? तो अब मैं इसमें तीसरा रूल लगाऊंगा। तीसरा रूल क्या है? टाइप कन्वर्जन। ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओगे तो लिखना। टाइप कन्वर्जन अपने आप केवल प्रिमिटिव टाइप टू प्रिमिटिव टाइप होता है। एनी प्रिमिटिव टाइप टू एनी प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप मतलब इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव टाइप है। जो कीवर्ड्स के रूप में डेटा टाइप आपको मिल रहे हैं ये सब प्रिमिटिव टाइप। नॉन प्रिमिटिव टाइप कौन है? जिसे हमने बनाया है, जैसे बुक। बुक नॉन प्रिमिटिव टाइप। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो x है कैर टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप है। उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इंट में भी, फ्लोट में भी, डबल में भी। सारे पॉसिबल प्रिमिटिव टाइप में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दोनों वर्जन में से क्या कोई वर्जन मैच होगा? यस, होगा। अगर अगर इस जगह पर इंट टाइप होता या डबल टाइप होता, डबल 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 टाइप होता, तो दोनों वर्जन मैच हो जाते ना। अगर यहां बुक टाइप की जगह डबल टाइप होता तो वो भी तो प्रिमिटिव टाइप है। तो कैर फ्लोट में भी कन्वर्ट हो सकता है, डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते। तो फिर एरर आती है कि भैया तीसरा रूल लगाने के बाद भी हम कैंडिडेट में से एक अकेले को चुन नहीं पा रहे हैं, दो एलिजिबल हो रहे हैं। तो फायदा क्या? हमको तो एक ही को चुनना है। तो एक से ज्यादा भी अगर मैच हो रहे हैं तो भी एरर। सिग्नेचर सेम नहीं है हर्षित, सिग्नेचर सेम नहीं है। अगर वहां पे मैंने डबल टाइप भी लिख दिया, एक ऊपर फ्लोट है, तो सिग्नेचर तो अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद एरर आ रही। इसलिए तो ये रूल्स मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो उसमें एम्बिग्यूटी एरर आती है। एम्बिग्यूटी एरर मतलब एक से अधिक में से हम चुन नहीं पा रहे हैं कि कौन सा वाला चलाना है। लेकिन इस जगह पर एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, एक प्रिमिटिव टाइप। तो क्योंकि प्रिमिटिव टाइप एक ही है इसलिए इसके कन्वर्जन पर ये वाला बाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया? और तीसरा रूल कब फेल हो सकता है वो भी समझ में आ गया। तीसरा रूल तब फेल हो सकता है जब एक से अधिक एलिजिबल हो जाए, मैच हो जाए, या फिर एक भी मैच ना हो। समझ गए? मान लो एक बुक टाइप का होता और एक कस्टमर टाइप का होता, दोनों स्ट्रक्चर से बने होते, तो कैर कन्वर्ट होता प्रिमिटिव टाइप में और दोनों F1 में नॉन प्रिमिटिव टाइप होता, तो एक भी मैच नहीं कर रहा तो भी एरर। आनंद, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन होता है बेटा। इसी को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। हाँ, प्रमोशन अलग है, कन्वर्जन अलग है ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि कैर फ्लोट में प्रमोट होता है, मैंने ऐसे थोड़ी बोला।
टाइप प्रमोशन अलग चीज है और टाइप कन्वर्जन अलग चीज है। टाइप प्रमोशन में डेटा लॉस नहीं होता, टाइप कन्वर्जन में डेटा लॉस हो सकता है। यस सिमरन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पूछिए डाउट। सिमरन जल्दी पूछिए। हेलो हाँ सर। पूछिए। हाँ सर मुझे ये पूछना है, जैसे आपने थर्ड रूल बताया अभी कि मतलब प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में चेंज हो सकता है। हाँ। तो सर अगर मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, अगर इसका डेटा टाइप कैर कैर ना होके फ्लोट होता, हाँ सर जो F1 है, जो वॉइड F1 मतलब कि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, तो वो कैर होता। तो सर फिर वो कैसे चेंज हो सकता था, क्योंकि तो मेमोरी जो। डेटा लॉस होगा ना, डेटा लॉस होगा, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा। एक फ्लोट वैल्यू कैर में कन्वर्ट हो जाएगी, पर उसमें डेटा लॉस हो जाएगा। सर मतलब फ्लॉट वाली को तो ज्यादा चाहिए ना, मतलब स्टोर होने के एग्जैक्टली हम जबरदस्ती उसको 1 बाइट में रखने की कोशिश करेंगे तो डेटा तो डिस्टर्ब होना ही है ना। लिए। तो सर वो चलेगा फिर भी? चलेगा बिल्कुल। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे सर आपने बताया ना भी इन तीनों रूल्स में मतलब कि जो टेक समथिंग नेचर वाली चल रहे हैं, मतलब टेक्स नथिंग वाले हम नहीं कर पाएंगे, मतलब जिनके सेम नाम हो और वो टेक्स नथिंग नेचर के हो, तो तब नहीं हो सकता ना सर ये? सिग्नेचर सेम हो गए अगर दो के तो नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया सारे रूल्स? इसको आप रिपीट में सुनिएगा, सारे रूल्स को अच्छे से लिखिएगा। अभी कई सारे कंफ्यूजन्स अननेसेसरी होंगे आपको, वो शुरुआत में कई लोगों को होते हैं, पर आप इसको रिपीट में सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे कंफ्यूजन अपने आप ही भी दूर हो जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल वर्क करेगा, आप करके देख लीजिए। यस, वॉइड भी प्रिमिटिव टाइप होता है। चलिए अभी क्लास एंड करता हूं मैं, दूसरी क्लास है मेरी, है ना? अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। आज एक और असाइनमेंट दूंगा और अगली क्लास में फिर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे।